गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 15 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स आए होंगे जिनको हम एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है 17 इंडियन अब्रोड इजरायली कार्गो वेसल सीज्ड बाय ईरान। देखिए, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर अभी आने वाला भविष्य टिका हुआ है। ईरान की तरफ से एक रिटेलिएशन दिखाई दिया है। किस चीज़ का रिटेलिएट किया गया है? रिटेलिएट करने का मतलब होता है किसी से बदला लेना। ईरान के ऊपर अभी इजराइल की तरफ से ड्रोन से और अटैक किए गए थे, यहाँ पर मिसाइल से, जिसमें उनके जो दो मेन कमांडर थे, सुपीरियर लोग थे, वो उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब उसी के बदले में यहाँ पर यूएसए और इजराइल दोनों ही साथ में मिले हुए हैं और उनको लग रहा है कि ईरान यहाँ पर क्या करेगा? मिसाइल से अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। कुछ ही दिनों से हम लोग देख रहे थे कि यूएसए जो है वो यहाँ पर इजराइल से थोड़ा सा दूर हो गया था, अपने आप को हटा लेता है और सीज़ फायर के लिए लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रहा था। सीज़ फायर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ अभी फ़िलहाल हो रही है, जो भी हमले किए जा रहे हैं, उसको वहीं पर रोक देना, सीज़ कर देना। तो देखिए ये क्या हुआ है, अब दोबारा से अमेरिका जो है वो इजराइल के पास में आ गया है कि अगर ईरान यहाँ पर हमला करेगा तो अमेरिका उसके साथ में यहाँ पर इजराइल का साथ देगा मिलकर, और उस दोनों ये कंट्रियाँ साथ में मिलकर यहाँ पर ईरान को उसके हमलों का जवाब भी देंगी। ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऐसे मिसाइल से तो दुर्घटना सामने नहीं आई है। रेदर उन्होंने क्या किया कि उनकी जो स्ट्रेट है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस स्ट्रेट के ऊपर जब इजराइल की तरफ से एक कार्गो शिप अपने सामान को भर के दूसरी जगह पर जा रहा था, उसको पकड़ लिया। अब हुआ क्या है कि वो इजरायली शिप तो था, बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्रू के अंदर यहाँ पर 17 ऐसे लोग हैं जो इंडियंस भी हैं। अब इसी वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये प्रेशर की बात हो गई है कि ऐसे कैसे यहाँ पर इंडियन नागरिक जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। तो यही बात है, इसके ऊपर अब हमारी सरकार क्या कदम उठाती है और वहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में आगे क्या होता है वो हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें खबर आने के बाद हमें आगे पता चलता जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये सब कुछ हो चुका है और अभी भी तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है, वहाँ से लगातार ये माना जा रहा है कि वो अभी अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। तो जो ये युद्ध था, जो अभी इजराइल और गाजा के बीच में था, वो अब हो सकता है कि सराउंडिंग एरियाज़ में भी चला जाए। तो लगातार ये डर हमेशा से ही बना हुआ है। कभी ये जॉर्डन के साथ में प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी हम ऊपर लेबनान के साथ में देख लेते हैं। खैर, यहाँ पर क्या मैं बहुत ज़्यादा मैपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्या बहुत सारी स्टेट्स की बात नहीं आ रही है? तो चलिए मैप से ही इसको इजी बना के समझ लेते हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूँ ईरान की। यहाँ पर हम देख पाएंगे इजराइल को, यहाँ पर हम देख पाएंगे ईरान को। ईरान की अगर मैं सराउंडिंग बॉडीज़ की बात करूँ तो सबसे यहाँ पर ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ हम देख पाएंगे इराक को, ईस्ट की तरफ लगता है इसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से, ऊपर नॉर्थ की तरफ लगता है तुर्कमेनिस्तान से, और ऊपर हम देख पाएंगे वेस्ट नॉर्थ में ये जो बॉर्डर लगाता है ये लगता है अज़रबैजान से। इसी के ऊपर है कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी क्या है? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की ये सबसे लार्जेस्ट झील मानी जाती है। नाम इसका बेशक सी हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी में इसको क्या बोला जाता है? लेक बोला जाता है। नीचे अगर हम जाएंगे तो ईरान से यहाँ पर लगता है पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन क्यों नाम है? क्योंकि ये जो पूरा ईरान का, इराक का और ये सऊदी अरेबिया जो था, इसको एंशियंट समय पे पर्शिया एम्पायर के नाम से जाना जाता था और इसका जो नाम होता था वो होता था पर्शिया। इसी वजह से इसके जो नीचे लगती है वाटर बॉडी है, इसका नाम अभी भी पुराने नाम के ऊपर है, जो कि है पर्शियन गल्फ। अगर हम देखें पर्शियन गल्फ से क्या यहाँ पर मिल रहा है, तो हम देख पाएंगे गल्फ ऑफ ओमान ऐसा है जो पर्शियन गल्फ से मिलता है, और मिलता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से। अब क्योंकि यहाँ पर वो शिप था, तो यहीं से ईरान क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ आके पकड़ लेता है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हम देखते हैं नीचे इसके आती है यूएई और ओमान, और इधर हम यमन को देखेंगे। बीच में यहाँ पर आता है कतर, इधर है सऊदी अरेबिया। अब हम चलते हैं इजराइल की तरफ में। इजराइल की तरफ में जाऊँ तो इस मैप में इजराइल को आप बहुत छोटा सा देख पाएंगे, क्लियरली नहीं देखेंगे। इसी वजह से हम चलते हैं दूसरे मैप की तरफ। यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम है वो हमें पता है कि प्रॉब्लम जो चल रही है वो चल रही है गाजा स्ट्रिप के साथ में और इजराइल के साथ में।
अब इसी इज़राइल के देश में यहाँ पर ये छोटे छोटे और भी देश हैं, जैसे कि एक ये देश है जो कि इज़राइल की बाउंड्री के अंदर ही आता है, ऑल्दो ये अलग है, लेकिन जो ये हम देख पाएंगे डेड सी जिसको अलग करता है यहाँ पर जॉर्डन के साथ में, या जो सऊदी अरेबिया का प्लेटू है उसके साथ में, उस बाउंड्री के अंदर ये भी आता है। वेस्ट बैंक जो है उसके अंदर भी अरबिक या फिर हम बोलेंगे मुस्लिम लोग रहते हैं। इज़राइल के अंदर प्योरली यहाँ पर ज्यूज़ रहते हैं, हालांकि कुछ ऐसे पैलेस्टीन भी हैं जो आज के समय पे भी वहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर रह रहे हैं। लड़ाई जो हो रही है वो हो रही है गाज़ा स्ट्रिप, इतनी सी जगह ये है, और यहाँ पर पूरे के पूरे इज़राइल के साथ में। इज़राइल के अलग अलग स्टेट को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे आसपास का हो सकता है कि इज़राइल से रिलेटेड कुछ भी ना पूछे, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में मैप में बिल्कुल आ सकता है। और 2024 की मैपिंग की ही यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। हम देख पाएंगे कि एक डेड सी नाम का यहाँ पर सी है। डेड से मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मर रही है या मर चुकी है। तो डेड का मतलब होता है कोई मर चुका है। ये सी भी ऐसा ही है, ये सी लगातार छोटा होता जा रहा है। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन रिसेंटली अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ से ऊपर से सूख चुका है, अगर आप जाकर वहाँ पर इसको देखेंगे। ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर सी ऑफ गैलिली है, यहाँ पर ऊपर की तरफ छोटी सी वाटर बॉडी है। ये इसकी जो बाउंड्री है बहुत ज़्यादा इज़राइल की और गाज़ा की बाउंड्री लगती है मेडिटेरियन सी के ऊपर। मेडिटेरियन जो सी है उसके ऊपर हम देख पाएंगे यूरोप को, और उसके नीचे हम देख पाएंगे यहाँ से इजिप्ट शुरू हो जाता है, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। तो 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिनके अंदर में यहाँ पर इज़राइल को हम देख पाते हैं कि इसकी बाउंड्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लग रही है। हम देख पाएंगे यूरोपियन से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, लैंड से ये उससे मिला हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है, सी से उससे जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर यहाँ पर इज़राइल आता है। इसी वजह से हमने जो इंडिया था उसने भी यहाँ पर हमारा जो यूरोपियन कॉरिडोर हम बना रहे थे चाइना के कंपैरिजन में, या फिर उससे विपरीत जाकर कि जैसे वो मिडिल ईस्ट के थ्रू यहाँ पर यूरोप से जुड़ रहा है, उसी तरीके से इंडिया ने भी सोचा था कि वो भी ईरान से होता हुआ जाएगा यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया से होता हुआ जाएगा इज़राइल के अंदर। तो इज़राइल से ये भी होकर जाने वाला था मेडिटेरियन सी के अंदर। 2022 और 2023 की जो हमारी G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आती है, उसमें ये दिल्ली डिक्लेरेशन के समय इस पूरे प्रोजेक्ट को खोला गया था कि ये इस तरीके से काम करने वाला है। मुंबई से हमारा होते हुए उस प्रोजेक्ट को आना था यहाँ पर, और इससे होते हुए हम देख पाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट शुरू होना था। अभी तक इसकी शुरुआत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर क्या किया गया है कि ईरान और जो सऊदी अरेबिया है उनके कुछ पोर्ट के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च इंडिया की तरफ से ऑलरेडी कर दिया जा चुका है। देखते हैं कि इसका भी क्या आगे रिजल्ट आएगा। हमें जल्दी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा वैसे ही इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम देख पाते हैं कि इंडिया जो है वो कोई भी क्लियर यहाँ पर स्टैंस ऐसा नहीं दे रहा है जो इज़राइल के खिलाफ हो या फिर गाज़ा के खिलाफ हो। इंडिया कहता है कि शांति से चीज़ें बनेंगी, ना ही वो इज़राइल की गलती निकाल रहा है, ना ही वो निकाल रहा है गाज़ा की गलती। हालांकि जो आतंक शुरुआत में गाज़ा की तरफ से हुआ था या हमास के ग्रुप की वजह से हुआ था, उसके ऊपर इंडिया ने ज़रूर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और बताया था कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। इधर हम अगर और वाटर बॉडीज़ की आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर बहुत सारी वाटर बॉडी है। ब्लैक सी इनमें से एक है जो कि आता है यूक्रेन, तुर्की और रशिया के बीच में। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जगह है, लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसी वजह से ये भी यूक्रेन और रशिया की वजह से याद रखना होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं कैस्पियन सी को, जो इसकी बाउंड्री जो वो लगती है रशिया के साथ में। इधर लगती है कजाकिस्तान से, इधर लगती है नीचे तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, अजरबैजान से। उसके अलग मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर तुर्की से ही जो बाउंड्री लग रही है वो लग रही है मेडिटेरियन सी की भी, जो कि लगती है तुर्की से। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ से इसकी बाउंड्री लगती है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ से इसकी बाउंड्री लगती है। तो इसमें शायद आपको कोई भी ऐसे कंट्री पर्टिकुलर याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट ये याद रखिएगा कि यहाँ पर इज़राइल की भी जो हम देख पाएंगे सी टेरिटरी है वो यहाँ पर लगती है। नीचे अगर आ जाए तो होता है रेड सी। अब ये आपको याद रखना है कि ब्लैक सी जो है वो ऊपर है और रेड सी जो है वो यहाँ पर नीचे है भी कहाँ पे। रेड सी जो आता है वो आता है अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बीच में।
ईरान से डायरेक्टली नीचे है पर्शियन गल्फ। अब ये याद रखना आसान हो जाएगा क्योंकि ईरान और इराक का जो एरिया था वो पहले क्या होता था, पर्शिया होता था, या फिर पर्शियन जो एम्पायर था वो यहीं पर बसा हुआ था। तो इसी वजह से इसके नीचे है पर्शियन गल्फ। और क्योंकि ओमान की हमें लोकेशन पता है तो गल्फ ऑफ ओमान को भी यहाँ पर समझना आसान है। अगर मैं इसके ऊपर देखूँ तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर आता है उज्बेकिस्तान और उसके ऊपर है यहाँ पर अराल से। तो ये कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी एक ग्रुप है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। उससे अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो की जाना होगा और लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। वहां पर जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये जो ग्रुप है इसके अंदर जितने भी हम आर्टिकल यहाँ डिस्कस करते हैं उसके आपको शॉर्ट नोट्स या फिर प्रीलिम्स के लिए नोट्स मिल जाते हैं, जिनको आप एक रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रात को सोने से पहले उनको पढ़ के सो सकते हो या वीडियो सुनने के बाद उनको पढ़ सकते हो। ये सुबह सुबह बहुत जल्दी ही वहाँ पर अपडेट हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ में जो आर्टिकल से रिलेटेड, जो मान लीजिए जैसे कि हमने आज अभी कर लिया है ऑलरेडी इजराइल, ईरान और मैपिंग के हमने कुछ यहाँ पर पोर्शन को कवर किया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे प्रीलिम्स में वो मैं क्विज़ के रूप में आप लोगों को वहाँ पर दूंगी, जिससे आप अपनी जो नॉलेज अभी आपको हुई है उसको भी टेस्ट कर सकते हो, सो दैट आप समझ सको कि अगर ये सवाल इस प्रीलिम्स की बजाय जो कि आया था मान लीजिए 2020 में, अगर अब 2024 में यही सवाल आता तो क्या इतना पढ़ने के बाद मैं इसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मेंस के सवाल भी यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनका आंसर आपको मिलेगा मेरी खुद की हैंडराइटिंग के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा ग्रुप पे आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी का पीपीटी का पीडीएफ भी मिलेगा, सो दैट अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना है तो आप वहाँ से कर लें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है हाउ फॉरेन प्रेस सो द फर्स्ट इंडियन इलेक्शन। देखिए आर्टिकल लिखा गया है अद्रिजा रॉय चौधरी के द्वारा, और आर्टिकल लिखने का कारण क्या है, क्योंकि इंडिया में फ़िलहाल होने वाले हैं इलेक्शन, लोकसभा के ये इलेक्शन होने वाले हैं। और थोड़ा सा पॉलिटी के अंदर लेकर जाऊं तो हमें पता है कि इंडिया की जो यहाँ पर पार्लियामेंट होती है वो कैसी होती है। पार्लियामेंट के अंदर इंडिया में 3 चीज़ें आती हैं, पहली होता है लोकसभा, दूसरा होता है यहाँ पर राज्यसभा, और थर्ड हम देख पाएंगे प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है वो तीनों चीज़ें मिलके इंडिया के पार्लियामेंट को बनाती है। पार्लियामेंट के अंदर काम कैसे होता है, डेमोक्रेटिक वे से। तो इंडिया एक कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतंत्र जो है लोगों का यहाँ पर, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं जो चुनाव करके अपने प्रतिनिधित्व को वहाँ पर भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर भेजते हैं। तो इसी वजह से ये माना जाता है कि लोग ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा शासन चला रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि इसी शासन के अंदर लोकसभा के होने वाले हैं इलेक्शन। इलेक्शन क्या राज्यसभा के नहीं होते हैं, उनके भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। लोकसभा के अंदर 18 साल से ऊपर कोई भी अडल्ट जो है वो यहाँ पर वोट दे सकता है। इसी वजह से इंडिया में क्या चलती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो भी 18 से ऊपर हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर क्या कर पाएगा, वोटिंग कर पाएगा। जस्ट उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अडल्ट का अगेन मतलब है जो 18+ हो, और फ्रेंचाइज का मतलब होता है अपनी वोट को किसी को दे देना। ये वर्डिंग आपको ज़रूर से याद रखनी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे सवाल आ चुके हैं पहले भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं। इसकी परंपरा जो थी वो शुरू हुई थी 1951 में। तो सबसे पहले हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1951 के अंदर। हालांकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन 1947 में हमने इलेक्शंस नहीं रखे थे। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी। अब ये लेजिस्लेटिव ना होने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल होने का क्या कारण था, आज हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका या फिर कानून बनाने वाले। तो जो कानून को बनाना है और उनको लागू करना है वो काम होता है लेजिस्लेशन का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का यहाँ पर काम था कि उसको केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, संविधान को बनाना है। उसके जो ड्राफ्टिंग के यहाँ पर मेंबर थे वो 7 अलग अलग मेंबर थे, जिसमें हम एक महिला को भी देख पाते हैं। साथ ही में उसके जो मुख्य एडवाइज़र थे वो थे BN राव। तो BN राव का यहाँ पर काम था, वो अलग अलग जगहों पर जाते थे
अलग अलग देश में जाते थे, क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी, उनको आकर जो यहाँ पर हेड थे या चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे BR अम्बेडकर राव। तो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनको वो क्या करते थे, पूरी ब्रीफिंग देते थे। और ऐसे इन लोगों के सहयोग से राजकुमारी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अमृता राव की, तो ये सब मिलकर क्या करते थे, एक साथ आए और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और 1950 के दिन हमें ये भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब उसके बाद में बात आती है कि अभी तक तो इन सब का प्रतिनिधित्व जो था वो ऑलरेडी कांग्रेस के द्वारा ही किया गया था। अब हम बन जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हम एक कैसी कंट्री हैं, प्रियम्बल में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक सोवरन कंट्री है और इंडिया एक सेक्युलरिस्ट कंट्री, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिपब्लिकन का सीधा सीधा मतलब होता है कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, 2 हेड होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है उसका भी यहाँ पर इलेक्शन किया जाता है। क्या आप हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने कभी वोट दिया है? नहीं दिया है। इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होने का क्या मतलब है? डायरेक्ट जो भारत के लोग हैं वो उनके इलेक्शन में यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे। इसका कारण ये है कि बहुत सारा टायर्डसम हो जाता, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता, जबकि उनको इतने काम नहीं करने होते हैं। और रियल जो पावर है, यानी कि रियल जो डी फैक्टो जिनको हम मानते हैं, उसको हमने किसको माना हुआ है? प्राइम मिनिस्टर को माना हुआ है। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चाहे राज्यसभा से उठे या फिर लोकसभा से उठे, वो यहाँ पर जो है रियलिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल लोकसभा के प्रति ही होंगे। वहीं से उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, वहीं से उनका कैबिनेट बनेगा। ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा जो होती है उसका टर्म होता है 6 साल का। राज्यसभा कभी भी लैप्स नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, तो एक कंटिन्यूइंग चेम्बर है। कंटिन्यूइंग चेम्बर होने का क्या मतलब है? लगातार चलती रहती है, लेकिन हर 2 साल के अंदर इसके 1/3 ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं। अब 1951 में जब ये इलेक्शन हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया? लॉटरी सिस्टम निकाला गया। लॉटरी सिस्टम का मतलब था कि यहाँ पर जो लोग हैं, सबसे पहले ऐसे कुछ मेंबर होंगे राज्यसभा के जो 2 साल में रिटायर होंगे, उसके बाद 4 साल वाले और उसके बाद 6 साल वाले जो अपना पूरा टर्म यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोबारा से री इलेक्शन यहाँ पर राज्यसभा के लिए हो सकता है। अब आप सोचेंगे राज्यसभा में जाते कैसे हैं लोग? वहाँ के भी इलेक्शन में हम लोग जो है वो डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। इससे पहले समझना होगा लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन जो अभी होने वाला है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। उसमें से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर MP जो होंगे वो उठेंगे। MP वो तब बनेंगे जब इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए एक दावेदार की तरह वो सामने आते हैं, इलेक्शन में वोट डलती है और जिसके पास में मेजोरिटी यहाँ पर आ जाती है उसी की गवर्नमेंट बन जाती है। मेजोरिटी का कैसे पता चलेगा? मेजोरिटी का पता चलता है कि लोकसभा में हमें 552 सीटें लानी होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर होती हैं 250 सीटें। राज्यसभा की जो सीटें निकल कर आती हैं उसके अंदर यहाँ पर जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर से प्रतिनिधित्व को वहाँ पर भेजा जाता है। और कौन भेजेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी अकेले से 30 ऐसे मेंबर होते हैं जो राज्यसभा के लिए जाते हैं। अब यूपी के अंदर अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूँ तो या काउंसिल की बात करूँ तो मैं देख पाऊँगी कि यूपी के अंदर यहाँ पर लगभग 400 लोग ऐसे होंगे जो उसकी स्टेट के अंदर आते हैं लेजिस्लेटिव में। उनमें से ही ये चुनाव किया जाता है कि कौन यहाँ पर राज्यसभा के लिए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाएगा। ऐसा ही हर स्टेट में होता है। जैसे कि आप हरियाणा का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। हरियाणा से हम देखेंगे कि टोटल जो असेंबली की सीट है वो है 90 और 90 सीटों में से 5 ऐसे प्रतिनिधित्व होते हैं जिनका चुनाव करके 5 सीटों के ऊपर भेज के, जिनके चुनाव में हरियाणा की जनता भाग नहीं लेगी, सिटीजन भाग नहीं लेंगे, बल्कि जो उनके द्वारा ऑलरेडी MLAs बना दिए गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिए गए हैं, वही उनका इलेक्शन करके उनको राज्यसभा के लिए भेजेंगे। लोकसभा में हमने डायरेक्टली उनको जितवा कर भेज दिया है जिनको भी हम लोकसभा के अंदर बिठाना चाहते थे। आई होप अब आपके लिए जो स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है।
अब हम चलते हैं कि 1951 के अंदर जब शुरुआती हमारा इलेक्शन होता है तो उस समय पे जो फॉरेनर्स थे उनकी क्या राय थी। 1951 में यहाँ पर जब इलेक्शन हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे विदेशी हमारे पास पत्रकार भी थे और ऐसे समाचार पत्र भी थे जिनके अंदर इंडिया की जो राय लिखी गई थी इलेक्शंस के प्रति वो काफ़ी निंदापूर्वक थी, काफ़ी स्केप्टिसिस्ट थी। तो स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ऊपर शक किया जा रहा था। कुछ का तो ये भी बोलना था कि इंडिया जैसे जो लोग हैं और जैसी कंट्री है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है, यानी कि जो पढ़ाई है और जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर अनपढ़ हैं, तो वो क्या ही इलेक्शन करवाएंगे, तो उनको तो केवल और केवल किसी दूसरे के द्वारा ही शासित करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल लोगों का कहना था। ऐसा बड़े बड़े पत्रकारों के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े प्रकाशन हाउस में इसको छापा गया और ये चीज़ें इंडियंस को ओबियसली उस समय पर अच्छी नहीं लगी होंगी। लेकिन जब इंडिया ने यहाँ पर उनसे भी पहले जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, जब हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग यूरोपियंस की, तो हम देख पाते हैं कि जो इंडिया की निंदा कर रहा था उसी इंडिया ने सबसे पहले 1947 के अंदर वुमेन्स को यहाँ पर अधिकार दिया कि वो भी आकर क्या कर सकती हैं, वोट डाल सकती हैं। इतनी बड़ी देश होते हुए और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी इंडिया ने इस रिस्क को उठाया कि हम बिल्कुल अपना अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएंगे। साथ ही में जिस देश के अंदर अभी भूखमरी चल रही है, जिस देश के अंदर डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है लोगों की, उस समय पे ये इलेक्शन हुए थे। कुछ लोगों का इनके ऊपर टिप्पणियाँ ऐसे आती हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो महिलाओं को ही खुश करने में लगी हुई है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन्हीं से चाहिए हैं। और क्योंकि उस समय पर महिलाओं के पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती थी कि हर दर्जे की महिला, कई देशों में ऐसा था कि जो साक्षर महिलाएं थी केवल वही वोट कर सकती थी, लेकिन हर कोई महिला वोट करना जानती हो, ये उस समय तक खासकर जो ब्रिटिश हमारे ऊपर यहाँ पर राज करना चाहते थे उनके पास भी ये शक्तियाँ उन्होंने नहीं दी थी। इंडिया ने इनको दिया और एक बहुत ही सक्सेसफुल इलेक्शन करवा के दिखाया। ये थी हमारी हिस्ट्री और इसी को सेलिब्रेट हमने करना चाहिए कि आज भी हम अपनी डेमोक्रेसी को बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर चला रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया खुद में एक सीख बन गया था, एक सबक बन गया था उन लोगों के लिए भी जो लोग यहाँ पर क्या करना चाहते थे, कॉलोनी थे और आज़ादी लेना चाहते थे, ब्रिटिशर्स थे। यही शायद ब्रिटिशर का सबसे बड़ा डर रहा होगा कि इंडिया कहीं किसी और के लिए यहाँ पर एज अ आइडल कंट्री ना बन जाए कि हाँ हम लोग भी इस तरीके से जीवन जो है वो जी सकते हैं, अंग्रेज़ों की हमें खास कर कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जेन आई प्रोमिसेस अ बूस्टर डोज फॉर इंडियन फार्मा टू स्केल अप द वैल्यू गेम। देखिए बात की जा रही है बहुत ही अटपटी सी। 2023 के अंदर ही मेंस में एक सवाल पूछा जाता है। मेंस के उस सवाल के अंदर पूछा गया कि ज़रा बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हेल्थ केयर के अंदर क्या रोल हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मेंस लिखा होगा उन्होंने उसका जवाब दिया भी होगा, लेकिन उस समय तक कुछ ऐसी घटना सामने नहीं आई थी जो अब आ गई है। शायद ये सवाल 2024 में आता तो शायद आप लोग और बेहतरी से इसको लिख पाते। हम देखते हैं कि कैसे 2023 के अंदर एकदम से ओपन एआई कंपनी जो थी वो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन लेकर आती है। ओपन एआई कंपनी जो थी उसके सीईओ यहाँ पर थे सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन सामने आते हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसी क्रांतिकारी चीज़ लेकर आए हैं जिसकी आप लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी। क्या था उस क्रांतिकारी चीज़ का ऐसा नाम? उसका नाम था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो थी वो एक ऐसा यहाँ पर बोट था या रोबोट भी आप उसको बोल सकते हो, जो क्या कर सकता है आपके साथ में इंसानों की तरह, ह्यूमंस की तरह बात कर सकता था। आजकल बहुत सारे एआई के और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर जो उनका मल्टी लैंग्वेज मॉडल था उसी से प्रभावित होकर और जो साइंटिस्ट थे और जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने अपने जीटीपी और उतार दिए। अब हमें पता है कि जेमिनी जैसी यहाँ पर जीटीपीज़ हैं, हम देख पाते हैं कि इवन चैट जीटीपी जो है उन्होंने ही अपने और जीपीटीज़ को यहाँ पर उतार दिया है मार्केट में। जो आप जो बोलेंगे, जो आप लिखेंगे उससे इमेज क्रिएट कर सकती है, जो आप बोलेंगे उसी से वो वीडियो भी बना सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये इंडस्ट्री अभी बढ़ रही है। ऐसी ही खबर एक आती है हमें जापान की तरफ से। चाइना और जापान के अंदर क्या किया गया है कि जो ड्रग्स होती हैं,
ड्रग्स से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मेडिसिन्स का। तो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो मेडिसिन्स होती है उनको बनाना शुरू कर दिया गया है एआई की मदद से। अब ये पूरा का पूरा जो क्लिनिकल ट्रायल है, जिस प्रोटीन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा एआई के द्वारा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, खासकर 2 सॉफ्टवेयर इसमें सबसे ज़्यादा जाने जा रहे हैं। एक है यहाँ पर निवेदिया। अगर यहाँ पर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो निवेदिया बायोनिमो, यानी कि इसका काम है फार्मा सेक्टर के अंदर ड्रग्स का एनालाइज करके और क्लिनिकल ट्रायल जितना हो सके उतने कम लोगों पे हो, उससे पहले ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके बांट दे। दूसरा जो है उसको हम देख पाएंगे कि हांगकांग बेस्ड ये एक बायोटेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है इन सिलिको मेडिकल। तो इन सिलिको मेडिकल जो है वो भी क्या कर रही है, एआई की मदद से यहाँ पर दवाइयाँ बनाने में बहुत सारे रिसर्चर्स की मदद कर रही है। इवन 60 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जो हांगकांग की कंपनी थी, इसने एक ऐसी ड्रग बनाई जो कि एंटी रेसिस्टेंट हो चुके हैं यहाँ पर ड्रग से। तो ये जो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, मान लीजिए किसी को क्या हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, अब वो एक दवाई लेता है, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, एंटीबायोटिक्स अब उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे करके उस इंसान की मौत हो जाएगी। उसी को जो अब तक कोई नहीं बना पाया था, एआई की मदद से ऐसी ही अब क्या बना ली गई है, एक ड्रग बना ली गई, एक दवाई बना ली गई है, जो कि पिछले 60 साल के बाद पहली बार कोई नई एंटीबायोटिक्स बनी है। अब ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाती है। MIT जो इंस्टीट्यूट है वो इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं, कंपाउंड उन्होंने इसका तैयार कर लिया है। इसी के साथ में फीज़र जैसी जो अलग मेजर फार्मा कंपनीज़ हैं वो भी इस काम में बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया की भी। कुछ इंडिया के भी ऐसे हमारे पास नोट्स होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए, जो हमें पता होने चाहिए। इंडिया के अगर फार्मा सेक्टर की बात करूँ तो इंडिया ट्रेडिशनली हब रहा है जेनरिक मेडिसिन्स का। जेनरिक जो मेडिसिन्स होती हैं वो ओबियसली बहुत ही यहाँ पर अच्छी मानी जाती हैं। खांसी में इंडिया जो है वो क्या करता है, सस्ती दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाता है। हम जब मदद भी करते हैं किसी और कंट्रीज़ की, चाहे हमने कोविड में किया हो या किसी दुर्घटना के समय किया हो, तो उस समय पे भी हम क्या करते हैं, दवाइयों से लेकर यहाँ पर और जो खाने पीने की मदद होती है वो उन तक पहुँचाई जाती है। इसी वजह से इंडिया जो है काफ़ी नामचीन यहाँ पर माना जाता है दुनिया के अंदर फार्मास्यूटिकल के अंदर। लेकिन कमी कहाँ है, कमी आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंडिया प्रोड्यूस तो बहुत करता है और इंडिया के अंदर इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है उसमें भी यहाँ पर जो खपत होती है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ पर इंडिया जो फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्शन कर रहा है और उसकी कॉस्ट वैल्यू पे बात आ रही है कि कितना उन्होंने कमाया, वो आता है 14th रैंक पर। कहाँ इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है और कहाँ जब उसमें पैसे की बात आ रही है तो इंडिया आता है 14th नंबर के ऊपर। इससे 2 चीज़ें झलकती हैं। पहली झलकती है कि इंडिया के अंदर मेडिसिन चीप है, दूसरी झलकती है कि इंडिया के अंदर रिसर्च कमज़ोर है। क्योंकि क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल अगर आपको मार्केट के अंदर अपनी जो पकड़ है वो और ज़्यादा ऊंची बनानी है, अपना सतर उठाना है, तो उसके लिए आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आपने क्या नई रिसर्च की है। अब इंडिया के अंदर रिसर्च कम होने का कारण ये होता है कि इंडिया में जल्दी से जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनकी परमिशन नहीं मिलती है। बार बार आप सोचेंगे कि आप बार बार मैम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहे हो, ये क्लिनिकल ट्रायल्स एक्चुअली में है क्या? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने कोई ABCD नाम की दवाई बनाई। अब मैंने जिस बीमारी के लिए ABCD नाम की दवाई बनाई थी उसकी जांच कैसे हो कि ये दवाई काम करती है? मैं क्या करूँगी, जिसको भी मान लीजिए YXZ नाम की बीमारी थी उसी को ठीक करने के लिए मैंने ABC नाम की दवाई को बनाया। तो जो जो लोग यहाँ पर YXZ बीमारी लेकर आएंगे उनको मैं बोलूँगी कि सभी डॉक्टर्स को इनको क्या दो, जो मैंने दवाई बनाई है उसको इनको देना शुरू कर दो। और इनके रिसर्च के ऊपर यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, ध्यान रखना है। जो इसके परिणाम आएंगे, अच्छे आए बुरे आए, वो मुझे बता दीजिए। अब इसके अंदर ABC के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी इसको XYZ यहाँ पर बीमारी के अंदर लेगा उनको एक साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा।
तो वो साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि 100 लोगों को ये दी गई और उनमें से यहाँ पर 50 ऐसे लोग थे जिनको ये साइड इफ़ेक्ट आ गया। अब वो वापस से डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। डॉक्टर उन साइड इफ़ेक्ट्स को लिखेंगे और यहाँ पर फार्मा कंपनीज़ को बता देंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अब तक सब ठीक लग रहा था। प्रॉब्लम आती है इंडिया के अंदर जब ये क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स का शिकार हो चुके हैं। जब आप किसी को बताकर और उनकी मर्जी के साथ में ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी वजह से, क्योंकि इंडिया में ऐसे पहले बहुत बार देखा जा चुका है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है जो यूएसए के अंदर काम करती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ के नियम सख्त थे तो क्या करती थी, वहाँ पर वो दवाइयों को नहीं बेच सकती थी। वही कंपनियाँ, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो सेराडोन नाम की एक दवाई आती थी जिसका काम था सिर दर्द को ख़त्म करना। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सेराडोन जो है वो एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन और यूएसए दोनों के द्वारा बैन कर दी जा चुकी है 2000 के अंदर ही। लेकिन आज भी 2024 के अंदर भी इंडिया की मार्केट में आप जहाँ चाहें उसको खरीद सकते हो जाके। कुछ ऐसा ही किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में भी। जो यहाँ पर दवाइयाँ बैन हो जाती हैं एडवांस कंट्रीज़ में, उनको जाकर फिर इन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें उतार दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। खैर, ये था पूरा का पूरा इस न्यूज़पेपर के इन आर्टिकल्स का एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या खबर है उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वाई इज़ देयर अ WHO अलर्ट ऑन वायरल हेपेटाइटिस। देखिए, इंडिया के अंदर एक डाटा आया है कि 11.6% जितनी भी हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है पूरी की पूरी यहाँ पर ग्लोब के अंदर या पूरी की पूरी धरती के ऊपर, उसका 11.6% कहाँ पाया जाता है, इंडिया के अंदर पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर 1 या 10 करोड़ ऐसे लोग हैं ग्लोबली जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो उनमें से हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से बल्कि 1.1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो इंडिया में पाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि आप 205 देशों के अंदर इतने लोग पाए गए हैं और उनमें से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे 11.6% जो लोग हैं वो केवल और केवल भारत में हैं। हालांकि क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो शायद ये इतना बड़ा नंबर अगर हम आंकड़ों को अच्छे से मापे और समझे तो ना भी लगे, फिर भी एक समस्या है। हाईएस्ट जो सेकंड नंबर पे आता है हेपेटाइटिस होने में वो देश है चाइना। उसके बाद हम देख पाएंगे यहाँ पर आता है बांग्लादेश, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और साथ ही में फिलीपींस, रशियन एंड वियतनाम। आप देखेंगे कि इनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जो डेवलप हो चुका है, क्योंकि एक भी ऐसा देश डेवलपमेंट जो अचीव कर चुका है, जो अपने हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उनमें से कोई भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 1% या 1% से भी जो डाटा है उसको टच ही नहीं कर रहा है, केवल इन कुछ देशों के जिनका मैंने आपको नाम बताया। फिलहाल हम देखेंगे कि ओवरऑल जो 2/3 यहाँ पर बर्डन है वो इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा, यही ऐसे दो इसके वेरिएंट है वायरस के जो काम आते हैं। फ़िलहाल हम कुछ दिनों से पढ़ रहे थे टीबी के बारे में भी कि इंडिया जो है वो टीबी की एक तरीके से कैपिटल बन चुकी है और टीबी को हमने ख़त्म करना था 2025 तक, एलिमिनेट करने का हमने पूरा का पूरा यहाँ पर ज़िम्मा उठाया था। उसी के लिए हमने एक प्रोग्राम भी चलाया जिसको हम बोलते थे निक्काश। तो ये जो निक्केश यहाँ पर हम देख पाते थे, उस प्रोग्राम का पूरा काम ही क्या था कि टीबी को ख़त्म करना। उसके लिए इंडिया ने बहुत सारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप उठाए, जैसे कि डाइट यहाँ पर बांटी गई। फिर ऐसे जिनको टीबी हो जाती है उनको पर मंथ 500 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं टीबी एलिमिनेशन स्कीम के तहत में, ताकि लोगों को ठीक किया जा सके और इसको फैलने से बचाया जा सके। और क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है, अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से उनको वो पहुंचाया गया। वैसे ही इंडिया में हेपेटाइटिस भी एक समस्या की तरह दिखाई देने लग गया है और इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल आ सकता है मेंस के अंदर और मेंस में भी ये पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में, जहाँ पर हेल्थ और सोशल जस्टिस दोनों ही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। खैर, ये समझने से पहले कि इसको रोके कैसे, चलिए ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये खुद में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस से। वो होती है एक यहाँ पर लीवर की बीमारी। लेकिन लीवर क्या होता है
हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग हमें पता है कि ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन बने कैसे? सबसे पहले हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी इकाई है वो होते हैं सेल। जब कुछ सेल एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को। जब ये एक साथ बन जाते हैं तो मिलते हैं कुछ टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ एक साथ बनते हैं तो हम देख पाएंगे बन जाते हैं ऑर्गन। ये है पूरा का पूरा किसी ऑर्गन को बनाने का सिस्टम। जब ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि ऑर्गन में क्या आएगा, आपका दिल आएगा, हार्ट आएगा, आपकी किडनीज आएंगी, आपके फेफड़े यहाँ पर आएंगे बिल्कुल, और साथ ही में आपका लीवर यहाँ पर आएगा। तो जितनी भी ये ऑर्गन है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका दिमाग जो होता है वो भी क्या है, एक ऑर्गन है। ये सब जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसी ऑर्गन सिस्टम का एक भाग है लीवर, जो इस तरीके से दिखाई देता है। एक इसके अंदर जो वेंट होती है उसको बोला जाता है इंफीरियर वीना केव, दूसरी को यहाँ पर बोला जाता है ऑरोटा। ये यहाँ पर हम देख पाएंगे गोल ब्लैडर को, यहाँ पर है कोमल बाइल डक्ट, पोर्शल वीक यहाँ पर है, और हेपेटाइक आर्टरी यहाँ पर है। तो ये क्या है, 4 तरीके के हम यहाँ पर पाइप्स या वेंट्स को देख पाते हैं। अब क्या होता है कि यही जो लीवर है वो लेफ़्ट और राइट लोब के अंदर बटा हुआ है। जैसे हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारे चैम्बर होते हैं, उसी तरीके से हम देख पाएंगे लीवर भी जो है वो अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसको अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ से देखेंगे, सामने की तरफ से, तो ऐसा दिखाई देगा, और जब आप इसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो राइट लोब होता है उसी के अंदर यहाँ पर गोल ब्लैडर भी होता है। चारों जो लोब्स होंगे वो हम देख पाएंगे कि पोस्चर जब उसका ठीक तरीके से कर दिया जाए तो ही दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 4 लोब्स को देख पाते हैं। अब हम चलते हैं कि ये हेपेटाइटिक एक्चुअली में है क्या। हेपेटिक लोबूल जो कि लीवर के अंदर ही पाया जाता है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शनिंग यूनिट है लीवर की, कि उसी के साथ से लीवर अपना काम कर पाता है। हम देख पाते हैं कि लीवर के अंदर यहाँ पर 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोब्यूल्स पाए जा सकते हैं। ये जो लोब्यूल होते हैं ये हनी कॉम्ब जैसे होते हैं। अब हनी कॉम्ब क्या होता है, शहद का जो छत्ता होता है उसको हनी कॉम्ब बोला जाता है, और ये उस तरीके से दिखाई देते हैं। बहुत इसमें छेद होते हैं, आप ये छेद नुमा इसका आकार देख पाएंगे, और ये बने हुए होते हैं लीवर के सेल से, जिनको हेपाटोसाइटस भी बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि लीवर का काम क्या होता है। सबसे पहले तो लीवर को कुछ प्रोटीन एंड ग्लूकोज बनाने होते हैं, ताकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो मैकेनिकल प्रोसेस पूरा का पूरा बॉडी में होता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके। ये एमिनो जो होते हैं उनको कन्वर्ट करता है बॉडी के लिए न्यूट्रिशन देने के लिए। इसके अलावा ड्रग एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को संभालता है। आपका फैट का क्या करना है, कीटोसिस के अंदर जाकर उसको अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो कब स्टोर करना है, कितने को यहाँ पर बॉडी से बाहर निकालना है, ये सारे काम होते हैं लीवर के। इसके अलावा ये क्या करता है कि कभी कभी जो क्लोटिंग वगैरह हो जाती है उसके अंदर भी अपने फैक्टर्स को निभाता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और साथ ही में हम देख पाएंगे कि जो आपका ब्लड को क्लियर करना होता है, टॉक्सिन्स को जो ब्लड से निकालने होते हैं, वो भी काम होता है लीवर का। अब हम समझते हैं हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस क्या है, इतनी देर से मैं लीवर की बातें कर रही थी, तो हेपेटाइटिस एक्चुअली में लीवर से संबंधित ही एक बीमारी है। हेपेटाइटिस को डिफाइन किया गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर के अंदर सूजन आ जाना। WHO की माने तो इस संसार के अंदर फ़िलहाल में 325 ऐसे मिलियन लोग रहते हैं जिनको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हुआ है। वायरल हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों की डेथ का कारण बनता है, और सबसे ज़्यादा लोग उसी से पीड़ित हैं। इसमें हम देख पाएंगे लगभग 325 मिलियन से 257 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित होते हैं। हेपेटाइटिस दूसरा ऐसा इन्फेक्शन है जो लोगों के अंदर पाया जाता है, जो कि है 71 मिलियन पीपल्स फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से। एपिडेमियोलॉजी की इसमें बात करें, यानी कि डिजीज़ की पूरे का पूरा अगर हम पीछे जाके बात करें कि उसकी जड़ कहाँ है, तो लगभग 96,000 ऐसे लोग हैं जो इंडिया के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है हर साल हेपेटाइटिस सी की वजह से। और ये कौन बता रहा है, ये हमें बता रही है WHO की रिपोर्ट, जो इसको एक हिडन एपिडेमिक बोलती है। एपिडेमिक और पेंडेमिक के अंदर क्या फ़र्क होता है, आपने ये 2 शब्द सुने होंगे। पेंडेमिक का मतलब होता है जब कोई बीमारी एक क्षेत्र से बाहर निकलकर, एक टेरिटरी से बाहर निकलकर पूरे के पूरी अलग अलग जगहों में फैल जाए, जैसे कि कोरोना था।
एपिडेमिक का बात होती है कि आपके खुद का जो एक एरिया है उसके अंदर उसने क्या भयंकर काम किए हैं और उसको बोला जाता है एपिडेमिक। तो एपिडेमिक यानी कि बहुत ही तेज़ी से कोई बीमारी फैल रही है और उसी एक जो क्षेत्र की बात हो रही है वहाँ पर उसका नुकसान दिखाई दे रहा है, तो इसको छुपा हुआ एपिडेमिक का नाम दिया गया है। इंडिया में ये लगभग एस्टिमेट किया जाता है कि 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस है और जो कंट्री के अंदर इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। सबसे ज़्यादा जो हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी का बर्डन है वो पाया जाता है इंडिया में, लगभग 11% तक लोग इंडिया में ही रह रहे हैं। जो प्रिवलेंस रेट है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का, क्रोनिक का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ लंबे समय तक चल जाए, तो दीर्घकालीन हम इसको बोल सकते हैं। क्रोनिक जो हेपेटाइटिस बी है वो इंडिया के अंदर लगभग 3 से 4% पाया जाता है। अभी आप पूछेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि 11% हेपेटाइटिस बी है और फिर आप कह रहे हो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी यहाँ पर 3 से 4% है, क्योंकि 11% जो हेपेटाइटिस बी है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है क्रोनिक और एक होता है आपका जर्नल। जर्नल के अंदर 6 महीने से कम समय के अंदर कोई ठीक हो जाता है तो उसको इतना बड़ा या इतना क्रोनिक या इतना जानलेवा लीथल नहीं माना जाता है जितना यहाँ पर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को दर्जा मिला हुआ है। प्रेवलेंस जो है HCV इन्फेक्शन की इंडिया में वो 1% है और जो सबसे ज़्यादा ये हेपेटाइटिस होता है वो औरतों की बजाय आदमियों में ज़्यादा देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप हैं हेपेटाइटिस बी के यहाँ पर ड्यूरेशन के हिसाब से। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट जो होगा वो 6 महीने से कम चलेगा और जो क्रोनिक होगा वो 6 महीने से ज़्यादा चलेगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कोस्ट बेस के किन कारणों से वो होता है। कुछ है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि वायरल की वजह से इन्फेक्शन किसी एक को हो गया तो दूसरे को भी वो हो जाएगा उसके कंटेक्ट में आने से। हालांकि कंटेक्ट में आने के तरीके अलग अलग हैं। इसमें हम देख पाएंगे 5 हेपेटाइटिस को जिनको कैटेगरी में बांटा गया है हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E की। इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन है और किस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं नॉन वायरल हेपेटाइटिस की। इसमें आती हैं कुछ टॉक्सिस हेपेटाइटिस और ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। फिर कुछ हमारे पास है अदर टाइप के हेपेटाइटिस जो कि होता है ऑटो इम्यून, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक स्टेटियोहेपेटाइटिस नैश जिसको बोला जाता है। वायरल हेपेटाइटिस को अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस की हेपेटाइटिस ए को। ये बॉडी के अंदर आप यहाँ पर लीवर की पोजीशनिंग देख सकते हो और इस लीवर के ऊपर जब स्वेलिंग आती है, ये जो वायरस दिखाई दे रहा है आपको, जब ये इस पर चिपकते हैं और ये लीवर बड़ा हो जाता है अपनी साइज से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हेपेटाइटिस A, B, C, E। अब ये कुछ ऐसे हेपेटाइटिस है जिनको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल को बना दिया है। टाइप ऑफ यहाँ पर वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस A में होता है RNA। RNA क्या होता है, सिंगल हेलिक्स यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होगा जिसके अंदर जीन्स होंगे। और DNA क्या होगा, जब इसी सिंगल को आप डबल हेलिक्स बना देंगे तो उसके अंदर जो जीन्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो बनाती है DNA को। हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी को छोड़ के लगभग यहाँ पर जितने वायरल हेपेटाइटिस है सभी के सभी RNA बेस्ड हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हेपेटाइटिस ई होता है वो होता है यहाँ पर फैक्टो ओरल रूट के द्वारा। ए और ई दोनों ही यहाँ पर यानी कि आप फेस से और बॉडी के किसी और पार्ट से आपको वो फैल सकता है, आँखों से जा सकता है, फेस के ऊपर बेसिकली जो भी है, जैसे कि कोविड फैलता था। हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों होते हैं पेरेंटीरियल। पेरेंटीरियल का क्या मतलब है कि आपके फेस से वो आपको नहीं होगा, बॉडी के किसी और पार्ट के कंटेक्ट में आने से हो सकता है। जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन अगर कोई बना लेता है तो उसको क्या होगा कि यहाँ पर या तो हेपेटाइटिस बी होगा या फिर हेपेटाइटिस सी होगा। और सेक्सुअल रिलेशन भी वो किसके साथ बना रहा है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले ही जिस इंसान के साथ उसने बनाया वो क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी ने किसी ह्यूमन को जिसको हेपेटाइटिस था और उसका ब्लड गलती से जो सिरिंज का इस्तेमाल होता है यहाँ पर इंजेक्शन लगाने के लिए, अगर उसका उसने इस्तेमाल कर लिया बॉडी के अंदर एज अ लिक्विड फॉर्म में उसको डाल दिया गया तो उससे भी क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हेपेटाइटिस हो सकता है। सीवियरिटी की बात करें तो देखिए लगभग सभी के सभी जो हेपेटाइटिस होते हैं वो माइल्ड होते हैं नेचर के अंदर, इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है सिवाय हेपेटाइटिस बी के।
हेपेटाइटिस बी जो होता है वो काफ़ी सीवियर होता है, इसी में सबसे ज़्यादा लोगों की जान भी चली जाती है। क्रोनिक ऑफ डिजीज़ की बात करें तो जिनको हेपेटाइटिस ए हुआ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। जिनको हेपेटाइटिस बी होता है उनको 10% चांस होते हैं कि उनका जो हेपेटाइटिस है वो लंबे समय तक रह जाए। हेपेटाइटिस सी होता है उसको 50 से 60% के चांस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसको है? हेपेटाइटिस सी में यहाँ पर क्रोनिक होने के चांसेस होते हैं। अब एक एक करके इसको देखते हैं और शुरुआत करते हैं हेपेटाइटिस ए से। फॉर्मली इसको इन्फेक्शियस हेपेटिटिस के नाम से भी जाना जाता था। लगभग जो क्लिनिकल हेपेटाइटिस होते हैं उसके 20 से 25% जो यहाँ पर केस आते हैं वो आते हैं हेपेटाइटिस ए के। इसके अंदर ये 15 से बस 50 दिन तक ही रहता है बॉडी में, एवरेज 28 दिन, और उसके बाद दवाइयाँ लेने से ये ठीक हो जाता है। होता कैसे है? फेस के थ्रू या ओरल थ्रू ये होता है। इसका जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हो रहा है उसका नाम भी है हेपेटाइटिस ए वायरस। ये कुछ इस शेप का आपको दिखाई देगा, अलग अलग यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रायंगल कहीं इसका समूह होता है। देखिए, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, हर किसी की अपनी कोई ना कोई शेप होती है और उसी शेप से हम इनको समझाते हैं। जैसे कि कोविड के वायरस की क्या शेप थी, कुछ ऐसे उसकी शेप बनी हुई थी। ये जो ऊपर होते हैं इनको स्पाइक बोला जाता है, प्रोटीन के ये स्पाइक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ट्रायंगुलर शेप में सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, और ये है हेपेटाइटिस ए का वायरस। हम देखते हैं कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो ये क्या करता है, आपके वायरस यहाँ पर लीवर सेल को जाकर इन्वेजन करता है, उसके ऊपर अटैक करता है और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। रेप्लिकेट करना क्या होता है? अपनी ही सेम अपने जैसे कॉपी बनाना शुरू कर देता है। यही काम होता है किसी भी वायरस का बॉडी के अंदर जाकर कि वो आपके सेल के ऊपर कब्जा करेंगे। सेल के ऊपर भी आपकी जो न्यूक्लियस होती है उसमें वो एंटर करेंगे, उसमें जो डीएनए है उसको अपने काबू में लेंगे और डीएनए के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए को देंगे। मैसेंजर आरएनए सेल से बाहर जाएगा वो यहाँ पर जो एंडोग्रामिक हम रेक्टुलम को देखते हैं उसके पास जाएगा। उसके थ्रू ये रेबोसम्स जो होते हैं उसको ये मैसेज पहुँचाएगा कि हमें कॉपी करके डीएनए का ये मैसेजेस को बनाओ। लेकिन ये डीएनए ने जो मैसेज भेजा है एक्चुअली में वो उसने नहीं भेजा, रेदर वायरस ही अपने आप को क्या कर रहा है? कॉपी करवा रहा है ताकि वो और ज़्यादा बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्फेक्टेड हेपाटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। स्कार जो है टिश्यूज़ वगैरह उनके ऊपर स्कार होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बहुत सारे लीवर के जो सेल है वो इन्फेक्टेड इससे हो जाते हैं। लीवर डैमेज हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये भी खतरा हो जाता है कि आगे चलकर कहीं पर सिरोसिस ना हो जाए। सिरोसिस क्या होता है? लीवर का कैंसर हो जाना। सिरोसिस की वजह से हम देख पाते हैं कि कई बार क्या होता है, ये जो हेपेटाइटिस बी होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके आपको सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, 5-5, 10-10 सालों तक ये आपकी बॉडी में रह जाएगा, सिम्टम्स नहीं दिखाएगा और धीरे धीरे आपके लीवर को बिल्कुल डैमेज करना शुरू कर देता है। जब सिरोसिस होता है तो उसकी वजह से जो लीवर है उसके अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और परमानेंटली आपका जो लीवर है या तो वो बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके निकल कर आते हैं, जिसमें फीवर, हेडेक, फटीग, जॉइंट एंड मसल पेन्स, नोआसा, स्किन रैशेज, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा इससे जोंडिस यानी कि जिसको पीलिया भी बोला जाता है वैसी बीमारियां हो जाती हैं। आपका जो यूरिन आता है वो यहाँ पर डार्क कलर का आना शुरू हो जाता है। हेप्टामेजोलिकली हो जाता है, यानी कि आपका जो लीवर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है। और कभी कभी आपका जो यहाँ पर टेस्ट करवाएंगे आप ब्लड का तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन ज़रूर दिखाई देगा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि कॉन्वालेसेंट फेज़ जब इसमें आता है तो क्या होता है। ये होता है रिकवरी फेज़। इसके अंदर जब आप दवाइयाँ दे दोगे तो सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं और ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो। लीवर की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि लीवर खुद ब खुद को ठीक कर सकता है। तो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हमेशा लीवर में होती हैं। अगर आप उसकी हेल्प करेंगे, उसको टाइम से यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड देंगे तो वो दोबारा से अपने आप को बिल्कुल नए जैसा कर सकता है।
इससे आपकी जो एपेटाइट होता है यानी कि भूख होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, जॉन्डिस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, आपका जो स्टूल होता है और यूरिन जो होता है वो दोबारा से ठीक तरीके से होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल कलर उनका आ जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो होते हैं 102 महीने के बीच में, और हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं उनको 3 से 4 महीने यहाँ पर रिकवरी के अंदर लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है हेपेटाइटिस ए के, वो ऑलरेडी हमने देखा। आपकी जो स्किन है उसका कलर यहाँ पर येलो होना शुरू हो जाएगा, आपकी आँखों का कलर येलो हो जाएगा, जिससे हम पता लगाएंगे कि आपको जॉन्डिस हो चुका है। इसके अलावा आपका जो लीवर है वो स्वेल करना यानी कि सूजना शुरू हो जाता है, डायरिया लोगों को होता है, स्टमक के अंदर पेन होता है, स्टमक होता है, डार्क यूरिन उनका आता है, फीवर उनको लगता है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, उनके शरीर के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, और उनको क्या होता है लाइम्फोडेनोपैथी यानी कि उनके हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की तरफ समझे तो देखने को मिलता है कि लगभग 90 दिनों तक एवरेज ये रहता है बॉडी के अंदर। होता है या तो मस्कुलर रूट से होगा, आपके मसल से होके जाएगा, या फिर जो आपके पर्सोनेटिवस जो होते हैं यानी कि आपके जो इंटीमेट ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर ये जाता है, बॉडी के पार्ट्स के थ्रू। कोज अगेन इसके वायरस का जो नाम है वो है हेपेटाइटिस बी। अब इसमें हम देख पाएंगे ये हेपेटाइटिस सी ए से बिल्कुल अलग है, उसमें ट्रायंगल्स की तरह इसकी शेप थी, लेकिन इसमें ये सर्कुलर है, बीच में इसका खुद का डीएनए है, पॉलीमरेज इसको बोला जाता है, बाहर इसके भी प्रोटीन के स्पाइक लगे हुए हैं। रिस्क देखिए, जब कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उससे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, नीडल्स अगर शेयर की गई हैं तो उससे ये फैलता है। जब आप किसी के साथ जिनको खुद हेपेटाइटिस बी होता है उनके साथ को लिव करते हो, रहते हो, और तब आपको ये होने की संभावना है। इसके अलावा जिनको पहले से ही हेपेटाइटिस बी है वो मदर अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। और हम देखते हैं कि कोई ह्यूमन ब्लड, मान लीजिए आपने ट्रांसफ्यूज़न कराया, आपने किसी से ब्लड लिया, अगर उस इंसान को हेपेटाइटिस बी था तो आपको भी ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई टैटू वगैरह का आपने इस्तेमाल किया है और उसमें नॉन स्टेराइल लगे हुए थे, उन्होंने साफ़ अच्छे से उसको नहीं किया था, तो हो सकता है कि उन्होंने पहले भी किसी और इंसान के ऊपर टैटू बनाया हो। और हमें पता है कि ये मसल के रास्ते से भी हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस भी ओरल नहीं होता है, फेशियल नहीं होता है, यानी कि आपके सलाइवा से नहीं फैलेगा, आपकी जो छींक होती हैं, आपके जो भी फेस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर सिम्टम्स हैं उनसे नहीं फैलेगा, लेकिन आपकी मसल से ज़रूर ये हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कंटेमिनेटेड डायलिसिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हम देखते हैं वैक्सीनेशन में भी ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं। कई बार जो बॉडी पियर्सिंग कराई जा रही है उनको भी नॉन स्टेराइल किया गया है, और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर ये हेपेटाइटिस भी ज़्यादा फैलता है। सिम्टम्स कुछ कुछ सिमिलर सी हैं। अब्डोमिनल पेन यहाँ पर होता है, पेट के अंदर डार्क कलर्ड यूरिन आता है, जॉन्डिस लोगों को हो जाता है, उनके लीवर एरिया के ऊपर पेन रहता है, बुखार उनको रहता है, और साथ ही में नोज़िया और वोमिटिंग उनको लगती रहती है। कुछ अलग सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि कमज़ोरी उनको महसूस होगी, एपेटाइट भूख की कमी हो जाएगी, जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाएंगे। तो जब ऐसी डिजीज़ जो प्रोग्रेस करने लग जाती है तो उस समय पे पेशेंट भी जो होते हैं उनको हेप्टिक एक्सप्रेशन साइरोसिस के अगर एडवांस लेवल हो जाते हैं तो वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिससे आप कमज़ोर हो जाएंगे, हेप्टिक एंसिलोफेलोपैथी हो जाएगी, यानी कि आपका लीवर जो है वो बढ़ जाएगा। अपर जो जीआई है उसके अंदर हम देख पाएंगे कि एब्डोमिनल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हेप्टोसेलुलर सेरियोसिनोमा भी यहाँ पर हो सकता है कि आपके लीवर के ऊपर बहुत सारे ऐसे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं। इसका पता कैसे लगाया जाए? हेपेटाइटिस बी जो है वो एक डीएनए वायरस है जो अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से होता है, जैसे कि HBsAg, इसको हम देख पाते हैं यहाँ पर, ये देखिए HBAgC जो है वो इसकी तरफ से हमें पता चलता है। फिर सरफेस के ऊपर इसके पाया जाता है HBsAg, फिर यहीं पर इसके जो स्पाइक है वहाँ पर हमें अलग तरीके का प्रोटीन मिलेगा, और यहाँ पर जो बड़ा स्पाइक है, छोटे स्पाइक पे अलग होता है, बड़े पे अलग होता है। इन सब को निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपको क्या हेपेटाइटिस बी है। प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए? ब्लड स्क्रीनिंग जब टेस्ट होता है तो साथ ही में HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, मलेरिया, इन सब के यहाँ पर क्या लेते रहने चाहिए, टेस्ट साथ में होते रहने चाहिए। आपको डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप एक बार एक इंसान को जब उसका इस्तेमाल करें तो उसको दोबारा से दूसरे इंसान पर ना फैलाएं।
इसके अलावा पर्सनल जो हाइजीन है उसका ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और साथ ही में जब भी ऐसे कोई ब्लड से रिलेटेड, बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड आप कोई भी यहाँ पर काम कर रहे हो तो उस समय पे ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर NA-NB हेपेटाइटिस भी इसको बोला जाता है। इसका जो कारण होता है वो होता है हेपेटाइटिस सी वायरस, जो इस प्रकार का दिखाई देगा। इन दोनों से ये अलग है। एवरेज ये 14 से 84 दिनों तक किसी को रह सकता है, और ये डायरेक्ट जो होता है अगेन हेपेटाइटिस बी की तरह ही होता है। इसके अंदर हम देखते हैं रिस्क क्या होता है। जिनको यहाँ पर 1945 से 1965 के बीच में बोर्न हुए हैं उनको इसका काफ़ी रिस्क था, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में मदर्स को तब था। इन्फेंट जो इन्फेक्टेड मदर से पैदा होते हैं, और जिनको भी HIV होता है उनको भी ये हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं हेपेटाइटिस डी को, जो कि हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। इसकी आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं। इसका जो होने का तरीका है वो अगेन हेपेटाइटिस बी की तरह ही होता है। हेपेटाइटिस ई जो है वो फेसियल या ओरल रूट से होता है। ये रहता है 15 से 65 दिन तक। इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ई वायरस, और ये हेपेटाइटिस ए से काफ़ी मिलता जुलता है। अभी इसमें क्या क्या और इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए। देखिए, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क एरिया है, तो वहाँ पर बोतल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने जो टीथ्स होते हैं उनको ब्रशन करते रहना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, जो प्योरीफाइड वाटर होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप वेजिटेबल्स या कोई कुकिंग कर रहे हो तो हमेशा या तो उसको बॉईल करके रखिए, या फिर जो RO से पहले प्योरीफाई हो चुका है। रो मीट को अवॉइड करना चाहिए, खासकर पोर्क एंड गेम मीट जो होते हैं। पानी को प्योरीफाई करने के लिए उसको उबाल के पहले ही रख लेना चाहिए, बॉईल कर लेना चाहिए, और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहना चाहिए। हम चलते हैं हेपेटाइटिस G एंड GB वायरस की तरफ, जो कि NA-NB-NC होता है, यानी कि नॉन हेपेटाइटिस A, नॉन B, नॉन C। अब ये दिखाई देता है कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर इसके ऊपर प्रोटीन का एक ग्रुप का हमेशा हम देख पाएंगे कि स्पाइक होते हैं। इसका जो कारण होता है वो होता है हेपेटाइटिस G वायरस एंड हेपेटाइटिस GB वायरस C। रहता है 14 से 145 दिन तक, और होता है सेक्सुअल रीजंस की वजह से। यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं, जो सब हम डिस्कस कर चुके हैं उससे यहाँ पर आपको अगेन रिविजन करने में मदद मिलेगी। फिर कुछ है नॉन वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरल नहीं है, जो बॉडी में ही होते हैं। उसमें से आता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो कि हो जाता है हर्बिसाइड की वजह से, क्लोरोफॉर्म की वजह से, इंडस्ट्री में जो केमिकल बनते हैं उनकी वजह से। और ये जो आप अभी हर्बिसाइड्स लगाते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उन सारी वजहों के कारण जब वो आप खाते हैं उन प्लांट्स को, उन सब्जियों को, तो आपकी बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी होता है कि आपने कोई ड्रग, कोई मेडिसिन ऐसे ली, जैसे कि एस्टोमाफिन नाम की मेडिसिन है, आइनोजाइड, हेलोथाइन, ये सब ऐसी मेडिकेशन है जिनको आप इस्तेमाल करते हो बॉडी के अंदर। उसकी वजह से भी ये क्या करती है, हेपेटिक ब्लड को डिक्रीज़ कर देती है। फिर होते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो कि यहाँ पर एल्कोहल हेपेटाइटिस की डिजीज़ है, शराब पीने की वजह से ये होती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि कुछ पीरियड के बाद ये बढ़नी भी शुरू हो जाती है। फिर एक होती है नॉन एल्कोहलिक, जिसके अंदर जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है वो यहाँ पर बनती है, जिसमें आपके लीवर के अंदर बहुत सारा फैट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और फैटी लीवर जो इस तरीके से दिखाई देता है वो हो जाता है नाश के अंदर, और सिरोसिस के अंदर आपका जो लीवर है उसकी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी होती है। यहीं पर हम देखते हैं प्रिवेंशन के लिए अगेन डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराना चाहिए, वैक्सीन लेती रहनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इंजेक्शन जो है उसको अच्छे से देख कर कि वो न्यूली यूज़ हो रहा है, हेल्दी वेट रखना चाहिए, और डाइट यहाँ पर अच्छे से होनी चाहिए। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है जिससे लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। खैर, यहीं पे आज के जो हमारा न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। कल फिर से मिलेंगे, अभी के लिए चलते हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।